हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। पार्ट नंबर है 2। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रवों के कणों की अपेक्षा होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रवों के कणों की अपेक्षा कम होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो ठोस होते हैं, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसके बाद द्रव में होता है और सबसे लास्ट जो सबसे कम आकर्षण बल होता है वो गैस में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं या फिर पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं या पानी की संपीड्यता अधिक होती है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, क्योंकि पानी भी एक प्रकार का पदार्थ है और हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, रिक्त स्थानें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घनत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। ऑप्शंस है दबाव, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर आकर्षण बल। तो बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में दबाव बनता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दबाव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गलनांक। आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी ठोस को हम गर्म करेंगे, यदि उसका तापमान हम लोग बढ़ा देंगे तो उसके जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। ऑप्शन से समान, असमान, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो गुप्त ऊष्मा होने के कारण किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा समान होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, समान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक होता है। ऑप्शन है 273.16 केल्विन या फिर 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 273.16 केल्विन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शंस हैं शुष्क बर्फ, लाफिंग गैस, मार्स गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। ऑप्शंस हैं अधिक, कम, अपरिवर्तित या फिर इनमें से सभी। 273 केल्विन बोले तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई द्रव है और यहाँ पे एक बर्फ है, ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 273 केल्विन पर द्रव में क्या आ जाएगा, जल, और ये ठोस में आ जाएगा बर्फ। तो 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है क्वथनांक, संघनन, गलनांक या वाष्पीकरण। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वथनांक। अब अगला क्वेश्चन है, 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। ऑप्शंस हैं कम, अधिक, बराबर या ए और बी दोनों। 373 केल्विन बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे एक है भाप और इधर है पानी। पानी कौन सी अवस्था में होगी, ये द्रव अवस्था में है, और ये भाप ये गैस अवस्था में है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में, भाप के कण यानी कि गैस के कण क्या होंगे, यहाँ पे हल्के दूर दूर में होंगे, और फिर पानी के कण हल्का नज़दीक में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है, किसमें अधिक ऊर्जा, मतलब ऊर्जा अधिक होगी या कम होगी या बराबर होगी या ए और बी दोनों होगा। यहाँ ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक। यहाँ पे गैस के कणों की ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी पानी के कणों की अपेक्षा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से सभी। तो यदि कोई पदार्थ है, मान लेते हैं कि ये कोई ठोस है, यदि इस ठोस को हम लोग गर्म करेंगे यानी कि इसका तापमान में परिवर्तन कर देंगे तो ये ठोस से द्रव में बदल जाएगा, और फिर इसके तापमान को और बढ़ा देंगे यानी कि तापमान में परिवर्तन करेंगे तो ये गैस बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि गैस का तापमान हम लोग कम कर दें, यानी गैस को पूरा इसका जो तापमान होता है उसे कम करेंगे तो ये वापस द्रव अवस्था में आ जाएगी, और फिर द्रव को यदि फिर इसका तापमान हम लोग कम कर दें यानी कि तापमान परिवर्तन कर देंगे तो ये फिर से ठोस अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, तो इसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अवस्था में परिवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे 300 केल्विन में 273 केल्विन को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है संघनन,
द्रवीकरण, वाष्पीकरण या फिर शीतलन। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, वायु की गति या फिर इनमें से सभी। तो वाष्पीकरण को तापमान, आर्द्रता और वायु की गति ये सभी प्रभावित करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आर्द्रता, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर घट जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, घटेगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर कभी बढ़ेगी या कभी घटेगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, यदि मान लीजिए हम पानी को एक ग्लास में रख रहे हैं और एक प्लेट में रख रहे हैं, तो इसमें भी पानी है, गर्म पानी है और यहाँ पे भी गर्म पानी है, तो जल्दी कौन ठंडी होगी? ये जिसका क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा अधिक है, वो जल्दी ठंडी होगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सतही क्षेत्रफल, ग्लास का क्षेत्रफल तो कम है और ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है ठोस द्रव में बदल जाता है या फिर द्रव गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है या फिर गैस द्रव में बदल जाता है। तो दाब के बढ़ने, यदि हम लोग दाब को बढ़ा दें और तापमान को घटा दें, तापमान को क्या करें? एकदम घटा दें, बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे तापमान को घटाना है। घटाने पर जो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे गैस द्रव में बदल जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गैस द्रव में बदल जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।